कल यानी 28 फरवरी 2025 को भी सेंसेक्स करीब 1414 पॉइंट में गिरावट देखी गई और यदि अमाउंट वाइज मार्केट वैल्यूएशन की बातें करें तो ये करीब 9 लाख करोड़ का वैल्यूएशन मार्केट वैल्यूएशन कम हो गया। केवल फरवरी माह में मार्केट वैल्यूएशन करीब 41 लाख करोड़ के आसपास कम हुआ। जनाब 41 लाख करोड़ ये पैसे तो हमारे ही हैं, या तो हमारे हैं या जिनके पास केवल शेयर से डायरेक्टली परचेस किया स्टॉक मार्केट से उनके ही हैं। और जानते हैं कि हम यदि चूंकि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं, हम चूंकि म्यूचुअल फंड की बातें कर रहे हैं, तो जो हमारा पैसा है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर का पैसा है वो भी स्टॉक मार्केट में लगा हुआ है। केवल फ़र्क इतना है कि वो उसी जो है आपके भी में पैसे स्टॉक मार्केट में लगा रही है। यानी ये 9 लाख करोड़ एक दिन में या एक महीने में 41 लाख करोड़, ये पैसे किसी न किसी हो सकता है हमारा प्रोपोर्शन कम हो, आपका अधिक हो, लेकिन पैसे तो वो हमारे ही हैं जनाब। मतलब ये घाटा तो हमें हो ही रहा है। और इसी की बातें यदि करें हम मिड कैप स्मॉल कैप में, तो अपने जो हाईएस्ट लेवल था मार्केट का सितंबर 2024 के आखिरी सप्ताह में, तो लार्ज कैप जैसे बताया सेंसेक्स और निफ्टी करीब 15-16% के आसपास डाउन हो गया है। 21% के आसपास मिड कैप नीचे गिर गई है और 26-27% के आसपास स्मॉल कैप गिर गया है जनाब। मार्केट में ये हलचल से या ये गिरावट से एक बात तो मुझे देखने को मिल रही है कि सोशल मीडिया पे जो म्यूचुअल फंड के जादूगर थे, जो 3 वर्षों में पैसे को दुगना किया करते थे, तो कहा करते थे और कि आप इस फंड में इन्वेस्ट करो, आपके निश्चित रूप से 3 से 4 वर्षों में पैसे दुगने हो जाएंगे, और अपना पोर्टफोलियो दिखाया करते थे कि देखो हमारा लाख का करोड़ बन गया, पता नहीं क्या क्या हो गया। वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं जनाब। वो गलत नहीं कहा करते थे, वो सही कहा करते थे। मार्केट चूंकि 30%, 35%, 25% के आसपास रिटर्न दे रहा था, तो संभावनाएं थी कि 3 से 4 वर्षों में वो रकम आपकी दुगनी हो जाएगी। लेकिन यदि कोई हमसे कहे कि उस इन्वेस्टर का जो पोर्टफोलियो में गिरावट है वो करीब 20% है, तो हमें लगता है कि यदि हमारा 19% भी गिरावट हो तो 1% का जो फायदा है तो हम काफ़ी राहत महसूस करते हैं। और आज हम चर्चा करेंगे इसी बात पे कि बिना कोई विशेष प्रयास के हम औरों से 1% के आसपास बेहतर रिटर्न म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में कैसे प्राप्त कर सकें। जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते होंगे, या तो आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं या न्यू इन्वेस्टर्स हैं। यदि न्यू इन्वेस्टर्स हैं तो आपको केवाईसी कंप्लायंस वगैरह करना पड़ता होगा, और ये इन्वेस्टमेंट या तो ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों कर सकते हैं आप। जनाब ऑफलाइन करते होंगे तो निश्चित रूप से आपको हार्ड कॉपी फॉर्म की भरनी पड़ती होगी, और एएमसी ऑफिस में या रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट के ऑफिस में आपको फॉर्म पहुंचाना पड़ता होगा। और यदि आप ऐसा करना नहीं चाहते हैं तो आप किसी न किसी से पूछते हैं कि भाई ये केम्स की ऑफिस कहाँ है, केफिन के कहाँ है, और किस फंड में करूँ, क्या करूँ। तो हो सकता है किसी फ्रेंड्स ने बताया हो और कहा हो कि यहाँ से फॉर्म मिल जाएगा, वहाँ से फॉर्म ले लो, वहाँ जाके ले लो। आप फॉर्म वहाँ से ले लिए। जब आपने भरा फॉर्म, तो हो सकता है कि वो जो असिस्टेंट जो थर्ड पार्टी थी जिसके यहाँ से फॉर्म लाए थे, वो फॉर्म पहुँचा भी दे आपके एएमसी ऑफिस में या केम्स के ऑफिस में। और यदि आप ऑनलाइन करते हैं तो आपने पूछा होगा कि भाई कौन से फंड में करूं, क्या करूं, तो कुछ सलाह दिया होगा उन्होंने, और उसके हिसाब से आपने फॉर्म को फिल करके इन्वेस्टमेंट कर दिया होगा। इन्वेस्टमेंट करना बहुत बड़ी चीज़ नहीं, इन्वेस्टमेंट कोई भी कर सकता है। आप कहीं भी जाएँ, एएमसी ऑफिस जाइए, केम्स के ऑफिस जाइए, फॉर्म लीजिए, भरिए, पैसे दीजिए और इन्वेस्ट कर दीजिए। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम फंड का सिलेक्शन किस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो बेहतर परफॉर्मेंस देने की उम्मीद उसमें है या नहीं है। और यदि मान लीजिए हमने इन्वेस्टमेंट किया, बेहतर 2 साल 4 साल बेहतर परफॉर्मेंस दी, और किसी कारण से 5वें साल के बाद उसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो हमें कोई ना कोई ऐसा आदमी चाहिए कि वो हमें बताए कि आप अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कैसे करें, कहाँ स्विच करें, क्या करें, नहीं करें। और जब फंड के सिलेक्शन की बातें होती हैं तो कोई म्यूचुअल फंड अच्छा नहीं होता है जनाब। ये सब डिपेंड करता है आपके फाइनेंशियल गोल पे और आपके रिस्क एपेटाइट पे। यदि कोई 60+ है, 70+ है, तो उसकी शायद हो सकता है कोई म्यूचुअल फंड कोई और अच्छा हो जो 25 ईयर्स के आसपास है, उसका कोई म्यूचुअल फंड कोई और उसके लिए कोई और फंड अच्छा हो सकता है। सो ये बताना कि हम पोर्टफोलियो का रीबैलेंस कैसे करें, ये बताना कि हमारे फाइनेंशियल गोल और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से कौन सा फंड बेहतर है, इसके साथ साथ फॉर्म को एएमसी ऑफिस तक पहुंचाना या केम्स ऑफिस तक पहुंचाना, यदि आप ऑफलाइन कर रहे हैं तो ये सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं वो थर्ड पार्टी इंटरमीडियरीज होते हैं, जो कि कमीशन लेते हैं आपके बिहाफ में एएमसी से। यानी एएमसी जो है आपके बिहाफ में उसको कमीशन देती है, और ये कमीशन का डिफरेंस जो है करीब करीब 1% के आसपास होता है। हालांकि ये देखा गया कि लार्ज कैप में ये कमीशन का डिफरेंस जो एवरेज है 1.18% है, मिड कैप का इट इज 1.13%, स्मॉल कैप का 1.24% और फ्लेक्सी कैप का
1.17% है। ये हमने 4 ही सेगमेंट का लिया हुआ है, इसलिए ये चारों इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं। तो जनाब इसमें देखते हैं कि 1% से अधिक एवरेज कमीशन का डिफरेंस सेगमेंट में। इसका मतलब सीधे साफ शब्दों में कहूँ, ये सारे काम जो मैंने बताया कि पोर्टफोलियो का रीबैलेंसिंग, फंड का सिलेक्शन, केवाईसी कंप्लायंस कराना, फॉर्म को एएमसी ऑफिस तक पहुंचाना, और जब रिडम्पशन करना हो तो उसे रिक्वेस्ट करना, वो रिडीम करा दे आपको, ये सारी चीज़ें देने के एवज में वो थर्ड पार्टी आपसे करीब करीब 1% के आसपास कमीशन चार्ज करती है। हालांकि वो दिखता नहीं है आपको, बिकॉज यदि आपको अपने फंड में 12% का रिटर्न मिल रहा है, इसका मतलब वो एक्चुअल रिटर्न 13% था, जो 1% चूंकि आपके बिहाफ में वो उन थर्ड पार्टी को दे रहा है, जिसको कि हम आम तौर पर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं। और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का काम जो है, जैसे मैंने बताया, पोर्टफोलियो को रीबैलेंस की सलाह देना, स्विच करवाना, फंड को सेलेक्ट करना डिपेंडिंग अपॉन द फाइनेंशियल गोल एंड रिस्क एपेटाइट। यदि ये सारी बातें आपका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, जो कि अपना एआरएन नंबर आपके फॉर्म में दिया हुआ है, वो यदि प्रोवाइड करता है, तो बेहतर है कि 1% कमीशन उनको दें। यदि केवल उनका काम आपके फॉर्म को एएमसी ऑफिस तक पहुंचाना है, उसके बाद कुछ नहीं करना है, तो जनाब क्या लगता है आपको ये 1% इस काम के लिए उन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को देना चाहिए? ये निर्णय आपको खुद करना पड़ेगा। हालांकि इसमें एक बातें और हैं। आपको लगता है यार 1% में क्या, यदि हम 10,000 रुपये SIP करते हैं तो 100 रुपये देने पड़ते हैं। जनाब ये दिखता है आपको 100 रुपये, यदि आप कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज SIP वगैरह जो करते हैं 15 साल 20 साल के लिए करते हैं, तो यदि आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम देखेंगे कि आपको 15 साल या 20 साल में कितने कमीशन देने पड़ते हैं, केवल इस एवज के लिए कि उन्होंने आपका फॉर्म भरवा के केवाईसी कंप्लायंस करवा दिया और फॉर्म को एएमसी का ऑफिस पहुंचा दिया। हालांकि केवाईसी कंप्लायंस की जो बातें हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूटर का कोई रोल नहीं होता है जनाब। वो आरटीए करता है, केम्स या कैफिन, जो जिस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से उसका जो भी आरटीए है वो करता है। इसमें डिस्ट्रीब्यूटर का कोई हाथ नहीं, उसका एक ही हाथ होता है कि वो फॉर्म को क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो आपको बताएंगे और वो आपको पहुंचाएंगे। इसके अलावा यदि डिस्ट्रीब्यूटर आपको रीबैलेंसिंग, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग या उसके स्विच करवाता है, या आपका फंड को सिलेक्ट करता है, या बीच बीच में पोर्टफोलियो को रिव्यू करता है, आपको सलाह देता है, तो निश्चित रूप से आप 1% पे करें उसको कमीशन। इफ़ नॉट, केवल केवाईसी कंप्लायंस के लिए, फॉर्म भरवाने के लिए मैं इस उसमें फेवर में नहीं हूँ कि उसके लिए इसको ये पे किया जाए। हालांकि इसका इम्पैक्ट हम देखेंगे एक एक्सेल शीट पे कि 1% जो कह रहे थे कि 10,000 का 100 रुपये क्या फ़र्क पड़ता है, जरा 15-20 सालों में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये मैं आपको एक्सेल शीट पे दिखाता हूँ। तो चलिए हम चलते हैं एक्सेल शीट पे। मैंने पहले चर्चा की थी कि रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान, यानी वो प्लान जिसमें थर्ड पार्टी का आप असिस्टेंस लेते हैं वो रेगुलर प्लान, और जिसमें आप असिस्टेंस किसी का नहीं लेते हैं वो डायरेक्ट प्लान। इन दोनों के बीच में हमने जैसे बताया था, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में कम से कम 1% का डिफरेंस है। इसका मतलब यदि रेगुलर प्लान लेते हैं तो आपका रिटर्न 1% कम मिलेगा, और डायरेक्ट प्लान लेते हैं तो आपको रिटर्न 1% अधिक मिलेगा। तो जनाब हमने यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया हुआ। सबसे पहले मैं यहाँ दिखाता हूँ 20,000 करके। यदि आप 20,000 रुपये पर मंथ का इंस्टॉलमेंट लगाते हैं और 10% का स्टेटअप है तो क्या स्थिति बनेगी? जनाब 20,000 में ये बन जाएंगे आपको 15 साल में आपको टोटल जो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ये 76,25,396 रुपये, और उसमें 12% के हिसाब से जो रिटर्न बनेगा वो होगा करीब 57,45,422 रुपये, और दोनों को यदि जोड़ दें तो ये आता है करीब 1,33,70,000 के आसपास। ये तब जब आपने रेगुलर प्लान लिया, यानी 1% जो है आपने कम रिटर्न लिया, कम फायदा लिया। जनाब यहाँ एग्जाम्पल के लिए हमने कैलकुलेशन पर्पज से आपके तो ठीक है समझाने के लिए हमने यहाँ एनुअल कैलकुलेट किया हुआ है, जबकि जो कमीशन पे होते हैं आपके बिहाफ में एएमसी द्वारा आपके डिस्ट्रीब्यूटर को, वो डेली एनएबी की बेसिस पे मंथली पेमेंट होता है। हालांकि हमने ये माना कि यूनिफॉर्म ढंग से 12% का रिटर्न मिल रहा है, न कम हो रहा है न अधिक हो रहा है, और इसको कैलकुलेट किया एट द एंड ऑफ ईयर के हिसाब से, और उसी हिसाब से हमने कमीशन जो है 1% को कैलकुलेट किया हुआ है। तो इस हिसाब से देखते हैं कि जैसे मैंने बताया कि 76,25,000 आपको 15 वर्षों में 20,000 इंस्टॉलमेंट के हिसाब से 10% सेटअप करते हैं तो आपको 76,25,396 पे करने पड़ते हैं, और उसमें जो ब्याज बनता है या यूं करें रिटर्न जो है उसका वो 97,45,522 और सब मिला के 1,33,70,000 के आसपास बनते हैं। और यदि आप डायरेक्ट प्लान लेते यानी 1% अधिक कमीशन लेते यदि आप, तो जनाब आपको 4,78,000 या 4,79,000 के आसपास अधिक आपको रिटर्न
मिलता। ये बातें हुई 20,000 पर मंथ, 10% स्टेटअप। यही बातें यदि हम 20 साल की करते हैं, बिकॉज हम नॉर्मल कोर्स में भी करते हैं वो 20 साल, 25 साल, 30 सालों के लिए करते हैं, तो 20,000 के हिसाब से 10% स्टेटअप, 1,37,40,000 रुपए हम इन्वेस्ट करेंगे, और इनका 12% के हिसाब से जो रिटर्न होगा ये 1,83,84,720 के आसपास, और ये बनता है करीब 2,61,30,000 के आसपास। ये तब जब आप रेगुलर प्लान लेंगे, और यही यदि आप लेते हैं डायरेक्ट प्लान, तो आप में जनाब एडिशनल जोड़ दें उसमें 10,32,060 रुपये। अब सोचना आपको ये है कि आपने जैसे 15 वर्षों में आपने पे किया 4,79,000, 20 वर्षों में पे किया आपने 10,32,000, तो जनाब ये 4,79,000 या 10,32,000 जो भी बनता है, या अपने डिस्ट्रीब्यूटर को पे कर रहे हैं, तो आपको इक्वेट ये करना है, एनालिसिस ये करनी है, ये 5 लाख या 10 लाख 15 वर्षों में या 20 वर्षों में जो हम दे रहे हैं, क्या ये उचित है? ये उचित के एनालिसिस करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि इस 5 लाख या 10 लाख के एवज में वो सर्विस प्रोवाइड क्या कर रहा है। जैसा कि मैंने पहले चर्चा की थी, डिस्ट्रीब्यूटर का काम जो है, मुख्य काम जो हमें चाहिए, बाकी काम तो हम खुद कर सकते हैं, वो है आपके पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना, उसको रिव्यू करना, समय समय पर बताना कि स्विच कैसे करना है, किसमें करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट इनिशियल स्टेज पे आपको कौन सा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है, आपको ऑन द बेसिस ऑफ योर फाइनेंशियल गोल और आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। जनाब देखा तो ये जा रहा है, कोई एनएफओ आता है या कोई पुराना फंड है, तो आप यदि जाएंगे उनके पास या आपके पास वो आते हैं, चाहे इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर कह ले, डिस्ट्रीब्यूटर कह ले, जो भी कह ले, तो वो एक आइडेंटिफाइड म्यूचुअल फंड आपको रिकमेंड करते हैं। आपसे ये नहीं पूछते हैं कि आपका फाइनेंशियल गोल क्या है, इस पैसे का क्या करना है, नहीं करना है। यदि आपको लगता है कि डिस्ट्रीब्यूटर ये सर्विस दे रहा है, तो निश्चित रूप से 15-20 सालों में 5 लाख 10 लाख कमीशन उसको दिया जा सकता है। लेकिन यदि केवल ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कि आपका फॉर्म भर के वो आरटीए या एएमसीज के, आरटीए ऑफिस या एएमसीज के पास पहुंचा देता है, और इसी एवज में वो 5 लाख या 10 लाख अगले 15 सालों में या 20 सालों में आपसे कमीशन के रूप में लेता है, तो मुझे लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है, ये जस्टिफाइड नहीं। इतना काम तो हम खुद कर सकते हैं। तो ये निर्णय आप खुद लें कि आप इस 1% का कमीशन, जो कि इनिशियल स्टेज में काफ़ी कम दिख रहा है, और यहाँ एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि 2,400 है, जबकि 20वां साल ये कमीशन जो है ये बन जाता है 1,37,460 रुपये। तो ये देख लें कि ये देना उचित है या नहीं। निर्णय आपको खुद लेना है। थैंक यू।